हेलो बच्चों। डीपीपी वन हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली थी और उसके सॉल्यूशंस मैंने तुम्हें भेज दिए थे। अब हम आज डीपीपी टू की क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो आई होप आप लोगों के पास डीपीपी अवेलेबल होगी। तो मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रहा, मैं सीधे सॉल्यूशंस आपको उसके दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन की सबसे पहले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहा है कि एक पार्टिकल है मास m का, जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए है और फ्रीक्वेंसी एन है। तो हमें फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो अपने को पता है कि किसी भी एसएचएम में जो ओमेगा होता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बेसिकली रूट के बाय एम के बराबर होती है। और अगर ओमेगा रूट के बाय एम के बराबर है तो यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर, है ना। के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। ये जो के होता है, इसी के को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी के को हम लोग फोर्स कांस्टेंट नाम देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया फोर्स कांस्टेंट। अब इसी की वैल्यू निकालनी है अपने को। लेकिन उन्होंने ओमेगा नहीं दे रखा, उन्होंने क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमें पता है कि जो ओमेगा होता है, हमारे पास जो ओमेगा होता है वो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इन्होंने एन से रिप्रेजेंट करा है क्वेश्चन में, तो 2 पाई इंटू एन लिख दूंगा। तो अगर मैं ये ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास जो है वो के की वैल्यू निकल के आएगी एन इंटू ओमेगा स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। तो इसका अगर हम सही आंसर देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू एन स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है फोर। इसका जो ऑप्शन नंबर है वन का, अगर हम आंसर चेक करेंगे तो वन का आंसर हमारा फोर आएगा। ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली डीपीपी में भी देखा था। तो इसमें मैं जल्दी से एक बार क्विकली बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन जो है वो है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये तो है ही एसएचएम। मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एक साइनसोइडल फंक्शन ऑफ टाइम है, चाहे वो साइन ओमेगा टी के टर्म्स में हो चाहे वो कॉस ओमेगा टी के टर्म्स में हो, तो वो हमेशा एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो एसएचएम है ना। ये वाला जो पार्ट है, दिस रिप्रेजेंट्स अ एसएचएम। फिर उसके बाद इसमें जो दूसरा ऑप्शन था वो क्या था? एक से जो दूसरा ऑप्शन था इसमें वो क्या था? y इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी। भाई ये भी साइनसोइडल फंक्शन है, तो ये भी एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा हम लोगों ने इसमें देखा था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ये भी एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर दो इंडिविजुअल सिंपल हार्मोनिक मोशंस, अगर दो इंडिविजुअल सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऐड हो रहे हैं तो कंबाइंड भी एक एसएचएम होगा, प्रोवाइडेड दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेम है तो होगा एसएचएम। अच्छा, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर अगर ये एसएचएम है तो फिर इसका नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा और इसकी फाइनल इक्वेशन क्या होगी, तो उसके लिए ना हम फेजर का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो मैंने ये बताया भी था आपको कैसे करना है। हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिख देंगे? b। cos को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो साइन ऑफ ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, है ना। साइन के अंदर अगर पाई बाय टू ऐड करोगे तो साइन 90 प्लस थीटा जो है वो cos थीटा होता है। तो मैंने cos ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू लिख दिया। अब मुझे इसका फेजर बनाना है। तो पहले अगर मैं ए साइन ओमेगा टी का फेजर बनाता हूँ तो मैंने रेफरेंस लाइन जो है वो मैंने ओमेगा टी वाली सेट कर ली, है ना। रेफरेंस लाइन जो है वो मेरी ओमेगा टी वाली हो गई। अब अगर मैं इसी लाइन पे प्लॉट करूं ए को, तो ये मेरा ए साइन ओमेगा टी का फेजर बन गया। और ये जो बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है, इसका फेजर जो है वो कहाँ पे बनेगा? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ओमेगा टी में पाई बाय टू ऐड हो रहा है। तो एंगल ऐड हो रहा है मतलब अपने को एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। और एंटी क्लॉकवाइज जाने का मतलब ये है कि अपने को यहाँ पे इस तरीके से इसका बनाना पड़ेगा। तो ये बन गया बी। अब इनका जो रिजल्टेंट है वो हमें नेट एम्पलीट्यूड दे देगा। तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा, दिस विल गिव अस नेट एम्पलीट्यूड। और मान लेते हैं कि एंगल जो है वो अल्फा बन रहा है। तो नेट एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ए नेट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम टेन अल्फा की बात करेंगे तो टेन अल्फा हमारे पास कितना हो जाएगा? टेन अल्फा विल बी इक्वल्स टू बी बाई ए। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन इसकी निकल के आएगी ना, अगर मैं y को फाइनली लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा? आई विल राइट इट एज ए नेट विच इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ। अब तुम ध्यान से देखो तो जो नेट फेजर है वो ओमेगा टी वाली लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो मैं इसको लिखूंगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस एल्फा। तो तुम ध्यान से देखो तो ये भी तो एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये वाला जो टर्म है ये भी तो एसएचएम ही है, बस एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और फेजर जो है वो अल्फा के बराबर हो गया, सॉरी जो फेज एंगल है वो अल्फा के बराबर हो गया। सो दिस इज ऑल्सो एन एसएचएम। लेकिन अगर हम फोर्थ वाले पार्ट की बात करेंगे तो फोर्थ वाले पार्ट में उन्होंने बोल रखा है कि y इज इक्वल टू ए tan ओमेगा टी। अगर साइन और कॉस के अलावा कोई भी फंक्शन आ गया टाइम का तो इट विल नॉट रिप्रेजेंट एन एसएचएम, तो इट इज नॉट एन एसएचएम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है कि द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन एज, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है अपने को 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपने को एक्सेलरेशन दे रखी है, और पूछा जा रहा है कि इट अंडरगोस पीरियोडिक ऑसिलेटरी एसएचएम या फिर नीदर ऑसिलेटरी नॉर एसएचएम। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये वाला जो पावर है, अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन की जो पावर है वो इवन आ रही है, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन इस पे है तो फोर्स जो होगी वो भी तो प्रोपोर्शनल हो जाएगी 2x प्लस थ्री का होल स्क्वायर के। तो फोर्स जो है वो kx की पावर n टाइप की तो है, लेकिन यहाँ पे n ऑड होना चाहिए था, अगर एसएचएम या ऑसिलेटरी होनी है तो n को ऑड होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो n आ रहा है वो इवन आ रहा है, n यहाँ पे 2 के बराबर है विच इज एन इवन नंबर। इसका मतलब ना तो ये ऑसिलेटरी होगा, और अगर ये ऑसिलेटरी नहीं है तो एसएचएम होने की तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ऑसिलेटरी का ही तो एक स्पेशल पार्ट होता है एसएचएम। सो इट इज नीदर ऑसिलेटरी, इट इज नीदर ऑसिलेटरी नॉर एसएचएम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है थर्ड का, अगर हम देखेंगे थर्ड का आंसर हो जाएगा फोर्थ, थर्ड का आंसर फोर्थ आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे पहले ऑप्शन में पीरियोडिक मोशन भी दे रखा है। अब पीरियोडिक मोशन होगा या नहीं होगा, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो ना, जो फोर्स है वो एक्स के बढ़ने से, जैसे जैसे तुम एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो कभी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि ये वाली फोर्स जो है ये पार्टिकल को वापस लेके आएगी। ये फोर्स तो कंटिन्यूअसली मान लेते हैं राइट में लग रही है, तो कंटिन्यूअसली पार्टिकल को राइट में एक्सेलरेट कराती जाएगी, रिपीट तो करवाएगी नहीं मोशन। इसी वजह से इसका आंसर पीरियोडिक मोशन भी नहीं हो सकता, और ऑसिलेटरी ऐसे चल तो मैंने प्रूव करी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है body is moving in a room with a velocity of 20 meter per second perpendicular to the two parallel walls separated by 5 meter। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे दो वॉल्स हैं, मान लेते हैं, मैं इस तरीके से इसका डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे दो पैरेलल वॉल्स हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय 5 मीटर, ये 5 मीटर से सेपरेटेड है। अगर ये 5 मीटर से सेपरेटेड है तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे एक बॉडी है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, और ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है ये कांस्टेंट स्पीड है। स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो टकराने के बाद चेंज हो सकता है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ना तो कोई फ्रिक्शन है, और कोलिजन जो हो रहा है वॉल्स के साथ वो इलास्टिक है, मतलब वॉल्स के साथ जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दोनों का 1 है, ई इक्वल्स टू 1 है, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन, मतलब म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू 0 है। ना तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, और जो वॉल्स के साथ जो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है उसमें एनर्जी कंजर्वेशन होगी, एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा। तो पूछा रहा है व्हाट इज द मोशन ऑफ द बॉडी। अब एक बात ध्यान से सुनना, कोई रिस्टोरिंग फोर्स तो लग नहीं रही है यहाँ पे, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब ये यहाँ पे जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो इलास्टिक वॉल है तो टकराने के बाद इसकी स्पीड वही रह जाएगी। हमें पता है कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होती है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर किसी रिजिड वॉल के साथ ये बॉडी टकराएगी तो टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो वही रह जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अपने को एक बात पता है कि अगर किसी रिजिड वॉल के साथ कोई बॉडी टकराती है, v स्पीड से आ रही होती है, तो टकराने के बाद उसकी जो स्पीड है वो e इंटू वी हो जाती है। बट क्योंकि यहाँ पे e की वैल्यू 1 है, इस जगह पे ई की वैल्यू 1 है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो अगर मैं ई को 1 पुट करूंगा तो जिस स्पीड से जा रही थी उसी स्पीड से वापस आ जाएगी। तो इस पूरे मोशन के दौरान फिर ये इधर जाएगी, फ्रिक्शन तो है नहीं तो स्पीड तो घटेगी नहीं, फिर यहाँ पे टकराएगी, फिर इसकी स्पीड वही रह जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये इस तरीके से कंटिन्यूअसली पीरियोडिक मोशन करती रहेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ये पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। ये एसएचएम क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जरूरी है कि जो
जो मोशन हो रहा है वो एक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रहा हो, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगनी चाहिए, मतलब इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए, बट यहाँ पे तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। इसी वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ पे बेसिकली जो मोशन है वो पीरियोडिक तो है क्योंकि रिपीट कर रहा है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, बट इट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा तुम्हें, ये बेसिक कंसेप्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम आंसर चेक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, इट इज पीरियोडिक बट इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम। अब ये मैंने बहुत बार बता दिया है, आप लोग आई थिंक ट्राई कर लोगे। ए कॉस ओमेगा टी पीरियोडिक, सॉरी एसएचएम है। ए साइन 2 ओमेगा टी ये भी एसएचएम होगा बट इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होगी। ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, मैंने अभी आपको पूरा प्रूफ करके बताया है यहाँ पे कि ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी जो है वो एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे ओमेगा अलग हो जाता, 2 ओमेगा होता है, यहाँ पे ओमेगा हो जाता, तो फिर हम लोग बोलते कि वो पीरियोडिक तो होता बट एसएचएम नहीं होता। और उसके बाद लास्ट में है ए ई की पावर साइन ओमेगा टी। तो बेटा एक बात याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए या फिर क्या नाम है, कोई लॉग फंक्शन आ जाए, इस तरीके के फंक्शन जो है ना, दे विल नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम, इट इज नॉट एसएचएम। ये कभी भी एसएचएम नहीं हो सकते। एसएचएम होने की कंडीशन ही ये है, एसएचएम होने की कंडीशन ये है कि हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है इट शुड बी अ साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब साइन या कॉस, उसके अलावा कोई फंक्शन नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला ऑप्शन है वेव मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ये बिल्कुल सही है। जब हम वेव मोशन की बात करते हैं तो वेव मोशन में जब भी कोई स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स होती है और अगर हम यहाँ पे डिस्टरबेंस जनरेट करते हैं तो इसके अंदर ना इस तरीके की एक स्टैंडिंग वेव जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, इसके अंदर इस तरीके की एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो जाती है। और जैसे जैसे तुम एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई गिटार का स्ट्रिंग लो, अगर गिटार के स्ट्रिंग को तुम प्लग करोगे मतलब उसमें डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करोगे तो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट होने लग जाता है टू एंड फ्रो। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग एसएचएम मोशन बोल सकते हैं, ये एक स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कर रही है, ये एक स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कर रही है। स्टैंडिंग वेव के बारे में हम वेव्स में पढ़ेंगे वैसे, इट इज अ स्टैंडिंग वेव। और ये एक एसएचएम को भी रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि ऑसिलेशन हो रहा है टू एंड फ्रो, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग एसएचएम आल्सो। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, बट फिर भी हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, भाई अपनी एक्सिस के अबाउट अर्थ कंटिन्यूअसली घूम रही है, पीरियोडिक तो है बट टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा ना, टू एंड फ्रो मोशन तो हो नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में ऑसिलेट कर रही है, इसी वजह से सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। बॉल बाउंसिंग बिटवीन टू रिजिड वर्टिकल वॉल्स, ये तो मैंने अभी प्रूव करा कि दो रिजिड वर्टिकल वॉल्स के बीच में अगर कोई बॉडी बाउंस कर रही है, कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, तो भले ही ये टू एंड फ्रो मोशन है बट स्टिल ये एसएचएम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रही। फिर उसके बाद चौथा ऑप्शन है पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी वही वाली कहानी है, पीरियोडिक तो है बट टू एंड फ्रो मोशन नहीं हो रहा है, इसी वजह से एसएचएम नहीं है। तो सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। याद रखना जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो ये नॉट वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है, कई बार बच्चे नॉट वर्ड नहीं पढ़ते और गलत कर देते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वो स्टेटमेंट टिक करनी है रिगार्डिंग एसएचएम जो कि गलत स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट द मोशन इज पीरियोडिक, बिल्कुल। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आल्सो अ पीरियोडिक मोशन, एसएचएम इज अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि पीरियोडिक की कंडीशन होनी चाहिए थी कि एक तो रिपीट करे अपने मोशन को और फिक्स्ड टाइम इंटरवल में रिपीट करे। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी अपने आप को रिपीट करता है, टू एंड फ्रो कर रहा है तो रिपीट कर रहा है, और दूसरा एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, इसी वजह से एसएचएम पीरियोडिक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो गलत ऑप्शन जो है, गलत आंसर जो है वो टिक करना है ना, जो गलत स्टेटमेंट है उसको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन एट ऑल इंस्टेंट्स, ये गलत है क्योंकि एक्सेलरेशन जो होती है एसएचएम में, अगर हम एसएचएम की बात करें तो एक्सेलरेशन जो होती है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन,
ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होती है, इट इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तो इसी वजह से इसका आंसर सेकंड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड आंसर होगा, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट को ही टिक करना था। ऑप्शन नंबर 3 देखें अगर, द ऑसिलेशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इन वेल डिफाइंड लिमिट्स अबाउट मीन पोजीशन, ये तो बिल्कुल सही है। अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखेंगे तो ये बोल रहा है कि वेल डिफाइंड लिमिट्स के बीच में होनी चाहिए, उसी को तो हम लोग राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम बोलते हैं। ना तो राइट एक्सट्रीम से आगे जा सकता है पार्टिकल, ना लेफ्ट एक्सट्रीम के लेफ्ट में जा सकता है, इन्हीं के बीच में ऑसिलेट करेगा, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। ऑसिलेशन इन्वॉल्व्स एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्कुल सही है। अगर कोई ऑसिलेशन एसएचएम है और सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो हमेशा वहां पे एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। एनर्जी अगर कंजर्व रहेगी तो फोर्थ स्टेटमेंट अपनी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोल रखा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन है ए प्लस 16 पाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ए जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 16 पाई स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब याद करो, अगर तुम इसको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर से एक्स से कंपेयर करो, जो कि एसएचएम की एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, तो यहां से अगर तुम इन दोनों पार्ट से अगर तुम ओमेगा निकालते हो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी कंपेयर करके, 16 पाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लो। अंडर रूट लोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई। ये तो ओमेगा आया 4 पाई रेडियन पर सेकंड। अपने को तो टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई करोगे कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 1/2 सेकेंड्स। तो 1/2 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर। और इसी हिसाब से 8th का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम 9th पे। क्वेश्चन नंबर 9th की अगर हम बात करेंगे तो बोल रखा है द एक्सेलरेशन ए वर्सेस एक्स का तुम्हें ग्राफ दे रखा है ना, यू हैव बीन गिवन अ ग्राफ ऑफ ए वर्सेस एक्स। ए वर्सेस एक्स का ग्राफ दे रखा है, और ये जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ तुम्हें दे रखा है, जिसमें ये वाले एंगल की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 37 डिग्री, और पूछा आ रहा है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो ध्यान से देखो जरा, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है। अब अगर तुम देखोगे तो एक्सेलरेशन को अगर मैं y से रिप्लेस करूं तो ये y इक्वल टू mx टाइप की इक्वेशन हो गई, विच इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, और इसकी जो स्लोप होती है, स्लोप जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होगी। बट याद करो स्लोप जो है वो टेन थीटा के बराबर भी होती है, लेकिन थीटा हमें कहां से लेना होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो मान लेते हैं ये मेरा थीटा है, तो मुझे पता है कि जो टेन थीटा की वैल्यू है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर है। अच्छा, थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो थीटा को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 37। टोटल एंगल 180 डिग्री है। तो थीटा को, क्योंकि मुझे एक्चुअली में 37 डिग्री की वैल्यू पता है, तो थीटा को मैं 180 माइनस 37 लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा टेन ऑफ 180 माइनस 37 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और टेन 180 माइनस थीटा एक्चुअली में कितना होता है, माइनस टेन थीटा होता है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से अपने को पता है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का टेन 37 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, टेन 37 होता है 3/4, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √3/2 रेडियन पर सेकेंड। अब अगर ओमेगा √3/2 आ गया तो हमें पता है टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय √3/2। आंसर आ जाएगा 4 पाई बाय √3 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन। तो तुम देख रहे हो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, बेसिक कंसेप्ट को टेस्ट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है। असर्शन है एसएचएम इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन। ये तो वैसे ही गलत हो गया, अभी तो बताया था कि एसएचएम इज अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि एसएचएम में भी टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, मतलब रिपीटिशन हो रही है और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हो रही है। तो एसएचएम इज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन, तो असर्शन इज फॉल्स। रीजन है पीरियोडिक मोशन रिपीट्स इट्स पोजीशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन ही है। इसका मतलब असर्शन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और रीजन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा दैट विल बी 4।
तो आई होप आप लोगों को डीपीपी नंबर 2 जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी और मैंने सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलो, थैंक यू।